हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एडेक्सी क्लासेस में। और लास्ट हमने चैप्टर कंप्लीट किया कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, और आज की क्लास में हम चैप्टर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर बहुत लंबा चला, आप लोगों को लग रहा होगा कब ये चैप्टर खत्म हुए, ठीक है ना। यस, चैप्टर बहुत सारे यूनिट्स थे और अब इसके जो यूनिट 5, 6 और 7 तीन यूनिट्स और बची हैं। 5th यूनिट आज हम कर रहे हैं, इसके बाद 6 और 7 यूनिट और बचेंगे। छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको करने में। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं आपका यूनिट 5 अकाउंटिंग पॉलिसी। 6 पेज का बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हमें हर चीज की जानकारी होना चाहिए, राइट। तो क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग पॉलिसी, तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई ये अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो आओ रीड करते हैं कि क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपने बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े थे, है ना। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, राइट, पढ़ा था ना। और आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी दो चीज है। पहला तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा रहे हो वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस प्लस मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, प्लस मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, कि आप उनको कैसे अप्लाई कर रहे हो, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अकाउंटिंग पॉलिसी बनती है कि भैया कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो और उनको कैसे आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मेथड्स ऑफ अप्लाई दोस प्रिंसिपल, भाई किस में अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए अप्लाई करो? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके लिए? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, वो होती है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड हाउ दे आर अप्लाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देखो यही लिखा है। किसी भी डेफिनेशन को जब आप ब्रेक डाउन कर देते हो तो उसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसी refers to specific accounting principles and methods of applying these principles in the preparation and presentation of financial statement, ठीक है, इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है कि भाई हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना, देयर आर नंबर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो हमें कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है। मतलब हमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, कौन सा प्रिंसिपल हम लें, ठीक है, कौन सा यूज करें, ये किसी न किसी चीज पे तो डिपेंड करता होगा ना, कि हमारे जो भी मन में आता है हम करते चले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। देखो ये क्या लिखा है, सिलेक्शन जो होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का ना, सिलेक्शन जो होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का, वो बेस करता है तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे। किस पे? प्रूडेंस पे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे और मटेरियलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? प्रूडेंस पे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म में, मटेरियलिटी। हम ये तो जान गए अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का और एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें किन बेसिस पे सिलेक्ट करना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिलेक्शन का बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीन बेस बताए गए, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको क्लासेस में यूनिट 2 में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स में बता है। प्रूडेंस क्या है? प्रूडेंस है कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट। क्या है? कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट, है ना। प्रूडेंस क्या है? कंजर्वेटिज्म ही है, जो सिंपली ये कहता है कि भाई हर कंपनी को, हर बिजनेस को एक आम आदमी की तरह, जैसे एक आम आदमी अपने आने वाले खर्चों के लिए, अपने आने वाले लॉसेस के लिए तैयार रहता है, कंपनी को भी तैयार रहना चाहिए।
तो हमें ऐसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा कंजर्वेटिज्म जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना, हमारा कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो मेंटेन रहे। इसी कारण से जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हम जो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं ना, इन्वेंट्री को हम जो वैल्यू करते हैं वो हम किस पे वैल्यू करते हैं, हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, है ना, कॉस्ट और एनआरवी इनमें जो भी लोअर होता है हम उस पर इसको वैल्यू करते हैं, राइट। तो पहली चीज हम देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन के सामने प्रूडेंस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बहुत अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में, अच्छे शब्दों में नहीं, अगर आसान शब्दों में बोलूं तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है असलियत। क्या होता है? असलियत। अब आप कहोगे मैडम ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया? देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप सब मुझे बताना, आप सब ने कभी ना कभी आपकी फैमिली में, आपने नहीं खरीदा तो आपकी फैमिली में, आपके आसपास या आपके दोस्तों ने या आपके बड़े भाई बहन ने इंस्टॉलमेंट पे आइटम खरीदा होगा, है ना। हम कार को इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, फ्रिज, आजकल तो कोई भी आइटम, छोटा से छोटा आइटम भी आप इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हो। तो एक बात बताओ मुझे, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये है मिस्टर राहुल है, ठीक है। इन्होंने बाय की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाय किया अ कार ऑफ ₹20 लाख ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इन्होंने बाय किया। अब क्या है, किससे बाय किया? इन्होंने बाय किया कोई डीलर थे, मान लो लक्ष्मीलाल, लक्ष्मीलाल एक डीलर थे, लक्ष्मी कार डीलर, ठीक है। लक्ष्मी कार डीलर से इन्होंने क्या किया, कार खरीदी 20 लाख रुपए की। किसने खरीदी? मिस्टर राहुल ने खरीदी। मिस्टर राहुल ने लक्ष्मी कार डीलर से 20 लाख रुपए की कार इंस्टॉलमेंट में खरीदी और ये डिसाइड हुआ कि मिस्टर राहुल क्या करेंगे, मिस्टर राहुल इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। मान लो मिस्टर राहुल देंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। अब ये देंगे फॉर 20,000 की इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, ठीक है। ये डिसाइड हुआ, क्या हुआ, मिस्टर राहुल ने लक्ष्मी कार डीलर से कार खरीदी और मिस्टर राहुल हर महीने लक्ष्मी कार डीलर को 20,000 रुपए पर मंथ देते रहेंगे जब तक कि 20 लाख रुपए चुक नहीं जाते, जब तक 20 लाख रुपए पे नहीं कर देते। अब एक बात बताओ, क्या ओनरशिप, ओनरशिप जो है, ओनरशिप का मतलब है कह रही हूं लीगल ओनर, लीगल ओनरशिप किसके पास है? लीगल ओनरशिप किसके पास है बताओ मुझे? राहुल के पास है लीगल ओनरशिप या लक्ष्मी कार डीलर के पास है? लीगल ओनरशिप किसके पास है, राहुल के पास या लक्ष्मी कार डीलर के पास? अगर आप लोग देखोगे तो देखोगे भाई कार किसके पास है, मिस्टर राहुल के पास है। कार में पेट्रोल मिस्टर राहुल भरा रहे हैं, कार का यूज मिस्टर राहुल कर रहे हैं, सब कुछ कौन कर रहा है? मिस्टर राहुल। लेकिन लीगल ओनरशिप किसके पास है? लीगल ओनरशिप तो लक्ष्मी जी के पास है, ठीक है ना। लीगल ओनरशिप तो लक्ष्मी कार डीलर के पास है। मिस्टर राहुल को ओनरशिप मिलेगी, मिस्टर राहुल को ओनरशिप मिलेगी, लेकिन मिस्टर राहुल को ओनरशिप कब मिलेगी? मिस्टर राहुल को ओनरशिप मिलेगी, मिस्टर राहुल को ओनरशिप मिलेगी ऑन लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब वो लास्ट पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की, है ना, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट करेंगे तब मिलेगी, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, उल्टा लिख दिया। कब मिलेगी? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब मिस्टर राहुल लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब जाके उनको ओनरशिप मिलेगी, राइट, ये होगा। अब बिजनेस में तो ऐसा बहुत होता है, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, बिजनेसमैन उसको इंस्टॉलमेंट में खरीद के लाते हैं, मशीनरी खुद यूज कर रहे होते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट वो हर मंथ दे रहे होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस ऐसे अगर देखा जाए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कभी भी इसी बिजनेसमैन को मशीनरी तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये तो एक जनरल केस हो गया। एक और केस से अगर समझोगे, एक और केस अगर समझोगे,
मान लो एक एबी लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है ना, एबी लिमिटेड थी कंपनी, इसने कार परचेज करी थी लक्ष्मी से, लक्ष्मी कार डीलर से, सॉरी लक्ष्मी मशीनरी सप्लाई करता था। एक मिनट ना, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा ढंग से, ऐसे, ठीक है, ये एबी लिमिटेड है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने मशीनरी परचेज करी, क्या करी, मशीनरी परचेज करी, किसने की, मशीनरी परचेज करी, मान लो 5 लाख की, 5 लाख की मशीनरी परचेज कर दी, राइट। किससे करी, इसने मशीनरी परचेज करी, एक कंपनी थी पीक्यू लिमिटेड से मशीनरी खरीदी। अब देखा जाए तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट एबी लिमिटेड करेगा तब एबी लिमिटेड को ओनरशिप मिलेगी, लेकिन ठीक है, लास्ट पेमेंट जब करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट जब करेगा तब एबी लिमिटेड को ओनरशिप मिलेगी। राइट नाउ ओनरशिप तो पीक्यू लिमिटेड के पास है, लेकिन एबी लिमिटेड मशीनरी को किस पर खरीद के लाए, ऑन क्रेडिट खरीद के लाए। उसके बाद भी ये क्या करता है, अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है ना, हम रिकॉर्ड करते हैं जब मशीनरी को आप खरीद के लाते हो क्रेडिट पे, तब भी हम एंट्री डालते हैं ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी खरीद के ला रहे हो पीक्यू लिमिटेड, उसको क्रेडिटर बना लेते हैं। भाई अगर मेरे पास तो ओनरशिप आई नहीं है, फिर भी मैंने एसेट को क्या किया, रिकॉर्ड किया। क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि असलियत क्या है, असलियत ये है कि वो एसेट मेरे पास है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या देखते हैं, हम देखते हैं इकोनॉमिक रियलिटी। क्या देखते हैं, हम देखते हैं इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक रियलिटी क्या है ना, ओवर लीगल फॉर्म। हमें लीगल फॉर्म से मतलब नहीं है, लीगल फॉर्म भले भी किसी के पास हो, ठीक है, चाहे यहाँ लक्ष्मी के पास था जब राहुल ने कार खरीदी, लक्ष्मी कार डिपार्ट, या एबी के केस में पीक्यू के पास था लीगल ओनरशिप, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें लीगल फॉर्म नहीं देखना है, हमें देखना है इकोनॉमिक रियलिटी। इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब भाई उससे बेनिफिट कौन ले रहा है, ठीक है, मिस्टर राहुल ले रहे हैं ना, कार मिस्टर राहुल ने खरीदी, वो बेनिफिट ले रहे हैं। एबी लिमिटेड ने मशीन खरीदी, वो मशीन को यूज करके वो उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है। तो हमें इकोनॉमिक रियलिटी देखनी होती है ओवर लीगल फॉर्म, ठीक, ये कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिटी का। मटेरियलिटी को हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल के चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ज्यादा एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस नहीं करूंगी मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपको ये देखना है कि जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो क्या मटेरियल है या नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों का बिजनेस है। अब उस करोड़ों की कंपनी, करोड़ों के बिजनेस में एक मशीनरी आई 5000 रुपीज की, ठीक है। अब क्या उस 5000 की मशीनरी को एज अ मशीनरी रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाना कोई लॉजिक है? उनके लिए 5000 रुपए क्या मायने रखते हैं? नहीं रखते, क्योंकि उनके बैलेंस शीट में मशीनरी आ रही है 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, ऐसी मशीनरी की वैल्यू। वहां पे आप एक 5000 की छोटी सी मशीनरी को अकाउंट फॉर कर रहे हो एज ए असेट, ठीक है, या एज ए मशीनरी, तो क्या ये मटेरियल है? बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। तो हम मटेरियलिटी देखते हैं, क्या जो ट्रांजैक्शन है, क्या वो इवेंट है, वो मटेरियल है? किस किस के रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की साइज के रिस्पेक्ट में क्या वो मटेरियल है? क्या बिजनेस का जो नेचर है उसके रिस्पेक्ट में वो मटेरियल है? हम ये सारी चीजों को देखते हैं। अगर ट्रांजैक्शन मटेरियल है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो गई हमने समझ लिया, और अकाउंटिंग पॉलिसी को हम किस बेस पर रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ये भी देख लिया। उसको सिलेक्शन के 3 बेसिस हैं, प्रूडेंस होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, और मटेरियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे लिखा भी है, आओ पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ ली थी। There is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprises and all circumstances. कोई सिंगल लिस्ट नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी में, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसी को सबको फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज की जाती है, फॉलो की जाती है ठीक है। क्या लिखा है? द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी appropriate to specific circumstances in which the enterprise is operating
कॉल्स फॉर कंसिडरेज जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का जजमेंट होता है भाई, जिस कंडीशन में बिजनेस ऑपरेट करता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिजनेस की, उसके हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। देखो लिखा भी है, the areas wherein different accounting policies are frequently encountered। ऐसे बहुत से एरिया जहाँ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एनकाउंटर्ड होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री के केस में आप किस पे वैल्यू करोगे, है ना, कॉस्ट या एनआरवी, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के केस में आती है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के केस में आती है, राइट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मेथड दिए गए हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यूएशन की बात आती है तो आपके पास डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने का क्या होता है, ऑप्शन होता है, राइट। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं। आपको डेप्रिसिएशन में होता है कि भाई डेप्रिसिएशन में मैं एसएलएम लगाऊं या डब्ल्यूडीवी लगाऊं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में मैं कॉस्ट मेथड फॉलो करूं या एनआरवी को यूज करूं, या इन्वेस्टमेंट में मैं कॉस्ट पे करूं या मार्केट वैल्यू पे करूं। तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। दिस लिस्ट शुड नॉट बी टेकन एज एग्जॉस्टिव। आप ये नहीं मान सकते कि एग्जॉस्टिव है, ये सिर्फ इलिस्ट्रेशन के लिए ही दी गई है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन मेथड है, अमोर्टाइजेशन का मेथड है, देयर आर नंबर्स ऑफ मेथड, न्यूमरस चीजें हैं जहां पे आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, एनकाउंटर होती हैं, ठीक है। ये आया सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसमें हमें और कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, राइट। अगला आता है, अगला है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं किया जा सकता अगर हमने एक बार अडॉप्ट कर लिया। देखो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल के चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि हम चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेटर प्रेजेंटेशन हो रही हो। इन तीन कंडीशन में हम कर सकते हैं। एंड सेम केस अप्लाई होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ भी। क्या लिखा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी मेड इन फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशंस में कर सकते हो, इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैच्यू, स्टैच्यू मतलब बाय लॉ, और फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए कर सकते हो, और चेंजेस वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन एनहेंस हो रही हो, ठीक है। साथ ही साथ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो उसका मटेरियल इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, इसकी वजह से इतना इंपैक्ट आया। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक चीज से, इस एक लाइन को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दे रही हूँ ताकि आपको दिमाग में कुछ खिचड़ी ना बने कि कैसे करते होंगे, राइट। एग्जांपल ले रही हूँ, ये ईयर 1 है, ठीक है, ये ईयर 2 है, राइट। मान लो इनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाकी सारे खर्चे लग चुके हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट ले रही हूँ, इसका प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और अगले साल इसका प्रॉफिट हो गया है 2,02,000 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगाया, इसने पहले साल ले रखा था एसएलएम मेथड, और एसएलएम मेथड पे इसने लगाया 2 लाख डिवाइड बाय 10। इसने माना कि हमारे एसेट की लाइफ कितनी है, हमारे एसेट की लाइफ है 10 साल, तो इसने डेप्रिसिएशन लगा दिया 20,000 रुपए, और इसने कहा कि भैया हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 1,80,000 का प्रॉफिट होगा। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना था, 2 लाख, डेप्रिसिएशन लगाया कितने का, 20,000, ठीक है, और 10 साल की लाइफ मानी थी तो कितना हो गया प्रॉफिट, 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया, राइट। अब ईयर 2 आया तो इसने कहा कि मैं अपना मेथड चेंज कर देता हूं, मैं एसएलएम लगा रहा था, अभी एसएलएम लगा रहा था, इसने कहा कि अब मैं लगाऊंगा क्या, डब्ल्यूडीवी मेथड। क्या लगाऊंगा मैं, अब मैं लगाऊंगा डब्ल्यूडीवी मेथड। अब डब्ल्यूडीवी मेथड पे इसने कहा कि डेप्रिसिएशन लगाएगा कितने परसेंट से, इसने कहा कि भाई मैं डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा किससे, 20% से। कितने से लगाऊंगा, 20% से। तो इसने क्या किया, 1,80,000 का 20% निकालना, जरा कितना होगा, 1,80,000 का 20% निकालोगे, ये आएगा 36,000। इसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अगली साल कितने से, 36,000 से, ठीक है। किससे किया,
36,000 से। ठीक है, अब बताओ इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 0 0 0, 12 में से 6 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 1, ये आ गया 1,66,000 रुपीज। ठीक है, 2,02,000 और ये 36,000, घटा के देख लो, 12 में से 6 गए 6, ये 9 में से 3 गया 6 और ये 1,06,000, इतना ही आया। तो अब कंपनी क्या कह रही है भाई, प्रॉफिट क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट तो हो गया डेक्लाइन। ठीक है, अगर आप मेथड चेंज नहीं करते, इफ मेथड चेंज नहीं करते तो क्या होता, ईयर 2 के केस में अगर ईयर 2 में आप मेथड चेंज नहीं करते तो प्रॉफिट होता 2,02,000 का। इस पे आप डेप्रिसिएशन माइनस करते कितने का, इस पे आप डेप्रिसिएशन माइनस करते 20,000 का, एसएलए मेथड लगाते तो आपका प्रॉफिट कितना आता, आपका प्रॉफिट आता 1,82,000 का। ठीक है, अब देखो आपका प्रॉफिट कितना आता 1,82,000 का, और आपका प्रॉफिट मेथड चेंज करने की वजह से कितने से डिक्लाइन हो गया 1,66,000, माइनस करो समझ में आ जाएगा, 12 में से 6 गए 6, ये बचा 7 1 16,000 रुपीज। कितने से गिर गया, 16,000 रुपीज से गिर गया, आपने इसको घटाया। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इस साल ईयर 2 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करोगे, ईयर 2 में, क्योंकि चेंज तो इस ईयर में किया ना अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इस ईयर में की है ना अकाउंटिंग पॉलिसी, तो जब इस ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है तो इसी ईयर में आप क्या करोगे, आप डिस्क्लोज करोगे। क्या डिस्क्लोज करोगे, आप लिखोगे कि भाई इन दिस ईयर आर profit declined by 16,000 due to change in accounting policy of depreciation from SLM method to WDV method। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब भी आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, और जितने से इंपैक्ट आता है इसको आपको क्वांटिफाई करके बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। वही बात यहां पर लिखी गई है, राइट। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, और अब इसके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अरे